हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट जून 2023 मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट से पूछे गए थे, आज उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, PYQs। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So first question is on your screen now. The question is which of the following is not a fundamental principle of Kaizen? तो हमें बताना है कि काइजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। काइजन एक जैपनीज मैनेजमेंट टेक्निक होती है। काइजन ये एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हमें बताना है कि काइजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। द फोर ऑप्शंस आर लेट इट गो, एम्पावर पीपल, नो योर कस्टमर एंड गो टू गेम्बा। तो देखिए जो काइजन है, काइजन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें आता है एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग पीपल का मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो भी आपकी टीम है, उसको आपको एम्पावर करते हुए चलना है, राइट। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट रहना है। बी ट्रांसपेरेंट इज आल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। इसके अलावा नो योर कस्टमर इज आल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। नो योर कस्टमर से यहाँ पर मतलब है कि जो आपका कस्टमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है गो टू गैम्बा। गो टू गैम्बा इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। गो टू गैम्बा का मतलब होता है द रियल प्लेस। इसका मतलब है कि जो आपकी लीडरशिप है उसे पता होना चाहिए कि किस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, राइट। सो गैम्बा का बेसिकली ही मतलब होता है रियल प्लेस, राइट, कि जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहीं पर है और किस लेवल पर क्या हो रहा है ये लीडरशिप को जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा लेट इट गो यहाँ पर दिया गया है। लेट इट गो इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। लेट इट फ्लो इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। तो याद रखेंगे, लेट इट गो नहीं है, लेट इट फ्लो इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। लेट इट फ्लो का मतलब है कि हमें जीरो बेस्ड को टारगेट करना है, हमें जीरो बेस्ड को अचीव करना है। जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि उससे कम जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो। वेस्ट को हमें कम से कम लेकर के आना है, इसको बोला जाता है लेट इट फ्लो। तो यहाँ दिया गया था लेट इट गो, इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। लेट इट गो इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर फ्रॉम सैंपल वेरिएंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस सैंपल वेरिएंस से किस तरह से अलग होता है, किस तरह से डिफर करता है। पांच ऑप्शंस हमारे पास हैं, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्लेस्ड बाई एक्स बार प्लस 9 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है म्यू इज रिप्लेस्ड बाई एक्स बार। सो यस दिस इज राइट। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स बार को हम सैंपल वेरिएंस से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज म्यू स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू एल्फा। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है यहाँ पे। Capital N is replaced by small n minus 1. This is also correct. Capital N is replaced by n minus 1 minus a. तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो लुक, दिस इज पॉपुलेशन वेरिएंस एंड दिस इज सैंपल वेरिएंस। यहाँ पर इनके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो पॉपुलेशन वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से। वैल्यू ऑफ ith एलिमेंट दोनों में सेम है। पॉपुलेशन मीन की अगर हम बात करें तो हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एक्स बार से। सैंपल साइज की बात करें तो सैंपल साइज सैंपल वेरिएंस में हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस आर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पांच यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, हमें इन्हें सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है। तो जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, सबसे पहला काम है कि हाइपोथेसिस तो हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम अपने एच नॉट जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। सो एच नॉट एंड H1 इन दोनों को हम यहाँ पर स्टेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा काम है स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले
पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम अल्फा को यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, स्टेट करेंगे कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्टडी, राइट, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। सो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर स्टेट करेंगे। तो सी के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा दैट वुड बी डी। सिग्निफिकेंस लेवल जब हम स्टेट कर देंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल एस्टैब्लिश क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है या रिजेक्शन रीजन है वो हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि 1 टेल टेस्ट होगा, 2 टेल टेस्ट होगा, 1 टेल में लेफ्ट टेल होगा या फिर राइट टेल होगा, तो ये हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन जो है वो हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी ए। हमने क्रिटिकल रीजन भी डिटरमाइन कर लिया, अब हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक को चूज करना है। इट विल डिपेंड अपॉन अवर डेटा, हमारा डेटा कौन सा है, राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट हम लगाएंगे या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगेगा, जेड टेस्ट लगेगा, रिग्रेशन हम लगाएंगे या फिर एनोवा लगेगा, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे सैंपल पे, राइट। इट विल डिपेंड ऑन अवर ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा टाइप ऑफ डेटा है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लगाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा दैट वुड बी फॉर्मुलेट डिसीजन रूल टू इवेल्युएट द नल हाइपोथेसिस। फिर हम एंड में हमारा डिसीजन लेंगे, राइट, कि नल हाइपोथेसिस को हम अपने रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। सो राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी CDVAE जो दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is which of the following statements are true about line balancing? So line balancing से यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है, हमें बताना है कौन सी statements line balancing से related सही हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि line balancing होती क्या है। तो देखिए line balancing एक flow oriented production strategy है जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं एंड इट इज यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट इन द मास प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा आए। हमारे दो मेन पर्पस वहां पर रहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आए और कॉस्ट कम आए। तो इन दोनों ही पर्पस के लिए हम यूज करते हैं लाइन बैलेंसिंग। सो लाइन बैलेंसिंग में होता क्या है, इसमें एक ऑप्टिमल टाइम फ्रेम हम डेजिग्नेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम फ्रेम लगेगा उसको डेजिग्नेट करा जाता है और उसके हिसाब से जो भी हमारे टास्क होते हैं उसे वर्कर्स और वर्क स्टेशन में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, राइट और एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम में हमें उसे पूरा करना होता है। तो इसको हम कहते हैं लाइन बैलेंसिंग। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क। तो यस दिस इज ट्रू, डिफरेंट टास्क में हम अपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क को इसमें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लाइन बैलेंसिंग मेनली इंश्योर्स द ईच वर्क स्टेशन गेट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। सो बी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट इज साइकिल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड एट एनी वर्क स्टेशन। तो साइकिल टाइम इज नॉट द मिनिमम टाइम विच इज रिक्वायर्ड एट द वर्क स्टेशन। साइकिल टाइम हमारा होता है जो टोटल टाइम हम लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसे बेसिकली हम साइकिल टाइम बोलते हैं। जो भी हमारा टाइम है विच इज रिक्वायर्ड टू फिनिश वन प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम उसको हम साइकिल टाइम बोलते हैं। तो ये सी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर लाइन बैलेंसिंग इज नॉट यूजफुल फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। लाइन बैलेंसिंग इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोसेस इंडस्ट्री। एंड ई स्टेटमेंट है टास्क आर असाइंड टू वर्क स्टेशन दैट अलाउ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन ए फीजिबल सीक्वेंस। तो यस टास्क को हम इस तरह से वर्क स्टेशन को असाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम फिजिबली उसको हमको कर पाते हैं, फिजिबल सीक्वेंस में जो काम है वो परफॉर्म हो पाता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए एंड ई ओनली। Next question is, in order to shorten its operating cycle, a manufacturing company focuses on which of the following decisions? तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने ऑपरेटिंग साइकिल को कम करना है यानी कि जल्दी कैश उनके पास आना चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, फिर उस जो भी हमने प्रोडक्शन करी वहां से जो कैश जनरेट उससे होगा उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बेसिकली हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल को अगर हमें रिड्यूस करना है तो कौन कौन से डिसीजन एक कंपनी को लेने चाहिए। बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है डिपेंड करता है हमारे इन्वेंट्री के ऊपर कि कितने टाइम में हमारी इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो रही है, कितना जल्दी हम जो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं उनको
जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द आवर अकाउंट्स पेबल, और उससे जो हमारा निकल करके आता है उसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, या फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल देते हैं, राइट। सो रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने से हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा? तो जी नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके ऑपरेटिंग साइकिल कम नहीं होता है, राइट। एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज, तो यस अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगा फॉर्म की एक्टिविटीज में तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कम हो जाएगा, सो बी यहाँ पर आएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन अगर हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे ऑटोमेशन होगी तो उसकी हेल्प से भी हम अपने ऑपरेटिंग साइकिल को कम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जल्दी होगी। लॉन्गर प्रोडक्शन शेड्यूल से ऑपरेटिंग साइकिल कम नहीं होता है, इससे बढ़ जाता है। एंड टाइटनिंग क्रेडिट पॉलिसी, अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी टाइट रहेगी तो उससे भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा, क्योंकि जल्दी कैश हमारे पास वापस आएगा। ऐसे कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेंगे जो जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, तो क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करके भी हम ऑपरेटिंग साइकिल को कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज बी सी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टाइप 2 एरर, तो हमें बताना है कि टाइप 2 एरर के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सबसे पहले दिए गए है रिजेक्टिंग द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, थर्ड इज एक्सेप्टिंग ए करेक्ट हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ इज रिजेक्टिंग द करेक्ट हाइपोथेसिस। तो देखिए टाइप 2 एरर हमारा क्या होता है, जहां पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। तो याद रखेंगे टाइप 2 एरर को हम इसके अलावा फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो कि सही है उसको हमने एक्नॉलेज नहीं करा है, राइट। सो टाइप 2 एरर हम तब कमिट कर देते हैं जब एक अल्टरनेटिव जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, राइट। सो एक्सेप्टिंग एन इनकरेक्ट हाइपोथेसिस बेसिकली टाइप 2 एरर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज, तो हमें बताना है कि इंटरनल रिलायबिलिटी एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्कोर्स मेजर्ड ओवर टाइम प्रोड्यूस्ड अ वेरिएंस ऑफ लेस देन 50%, सेकंड इज द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर टेकन at two different point of time, third is the identical observation of single individual scores, and fourth is the property of distribution to achieve mean of 0 and variance of 1। so देखिए इंटरनल रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, राइट। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर टेकन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। लेट्स सपोज आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं मोटिवेशन को, राइट आपने मोटिवेशन को मेजर किया आज, और आफ्टर 1 मंथ यू आर अगेन मेजरिंग द मोटिवेशन विद ए पर्टिकुलर स्केल। आपने एक स्केल बनाया, उससे आप मान लो एम्प्लॉय मोटिवेशन को मेजर कर रहे हो, आपने आज मेजर किया, आफ्टर 1 मंथ आप मोटिवेशन को मेजर कर रहे हो। सो अगर दोनों टाइम ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अगर मोटिवेशन को ही मेजर कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी है, अवर इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल बिकॉज इट इज मेजरिंग मोटिवेशन ओनली, राइट। सो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स रिसर्च और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनको पूछा गया था यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम में। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।